बिना पढ़े संस्कृत में 90+ अंक कैसे लाए। देखिए क्लास 10 वाले बच्चे जो बिहार बोर्ड के बच्चे या जो अन्य बोर्ड के बच्चे हैं वो सारे बच्चे इस तरीका का अप्लाई करके वो बिना पढ़े संस्कृत में 90+ अंक ला सकते हैं अगर इन बताए गए तरीकों का वो अप्लाई करते हैं तब। देखो आज की जो वीडियो ना बहुत मजेदार होने वाली है। कई बच्चों को तो संस्कृत कुछ आता ही नहीं है, तो मतलब बिना संस्कृत कुछ आए ही आप संस्कृत में 90+ अंक ला सकते हैं। पूरा मेरा विश्वास कीजिए और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। 100% नहीं 120% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना पढ़े संस्कृत में 90+ अंक 100% ला पाएंगे। कुछ ऐसा तरीका ही आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिए। देखिए क्लास 10 वाले बच्चे, खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चे और भी सारे जो स्टेट के बच्चे हैं वो इन सारे तरीके का अप्लाई कर सकते हैं और वो अपने संस्कृत में 90+ अंक ला सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात है संस्कृत में 90+ अंक आपको कैसे लाना है। तो सबसे पहले किसी भी आप बोर्ड से बिलोंग करते हैं, अगर चाह रहे कि संस्कृत में 90+ अंक लाए तो इसके लिए आपको अपने पैटर्न को पहले समझ लेना होगा कि आखिर आपके एग्जाम में किस किस टाइप का संस्कृत का प्रश्न करता है। जो बच्चा अपने पैटर्न को समझ लिया वो जो बच्चा है ना अपने रिजल्ट को बेहतर कर लेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं बिहार बोर्ड का। देखो बिहार बोर्ड के संस्कृत वाले क्वेश्चन पेपर में क्या क्या करता है, तो गद्यांश करता है, पत्र लेखनम करता है, संस्कृत अनुच्छेद करता है, संस्कृत अनुवाद करता है, किताबी प्रश्न करता है और ऑब्जेक्टिव करता है। यानी अगर देखी जाए संस्कृत का पेपर में बिहार बोर्ड में तो उसमें 6 टाइप से ही प्रश्न करता है और ये 6 टाइप से अगर मिलाएंगे तो 100 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। गद्यांश 13 अंक का, संस्कृत में पत्र लिखने का 8 अंक का, संस्कृत में अनुच्छेद लिखने का 7 अंक का, संस्कृत में अनुवाद लिखने का 6 अंक का, किताबी प्रश्न 16 अंक का पूछता है और ऑब्जेक्टिव 50 अंक का पूछता है। तो इस तरह से टोटल 100 अंक के चले आते हैं। तो आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं सबसे पहले आप अपने पैटर्न को समझिए। चलिए आप समझते हैं कैसे संस्कृत में पूरा आपको 90+ अंक लाने हैं। देखिए आपके संस्कृत वाले पैटर्न में, संस्कृत वाले क्वेश्चन पेपर में गद्यांश 13 नंबर का हर साल पूछता है और हमेशा पूछते रहेगा। हर स्टेट के संस्कृत वाले क्वेश्चन पेपर में गद्यांश पूछता है। ये गद्यांश 13 नंबर क्या आता है। गद्यांश का मतलब क्या होता है, संस्कृत में गद्यांश का मतलब होता है कि आपको संस्कृत में मतलब क्या करेगा, प्रश्न उत्तर ही दे देगा। यानी प्रश्न भी रहेगा आंसर भी रहेगा, उसी प्रश्न में से आपको आंसर ढूंढ कर लिखना होता है। ये गद्यांश होता है। मान लीजिए आपको रामायण के बारे में लिख कर दे दिया संस्कृत में और उसी से संबंधित आपको प्रश्न देगा, तो उन प्रश्नों का जवाब आपको उसी जो रामायण से संबंधित तर्क दिया गया उसी में से आपको ढूंढ कर इसका आंसर लिखना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि गद्यांश संस्कृत में कैसे लिखना है। तो गद्यांश के लिए कोई अलग से आपको माइंड नहीं लगाना पड़ता, अलग से माइंड सेट नहीं करने पड़ते हैं। संस्कृत में गद्यांश का अगर जवाब देना है तो उसी प्रश्न में उसी आंसर का जवाब देना होता है। यानी प्रश्न भी आपके पास होता है, आंसर भी आपके पास होता है, चुन कर प्रश्नों का जवाब देना होता है। ठीक है ना, मतलब बहुत सारा लाइन आपको लिखा रहेगा, उसी लाइन से संबंधित आपको प्रश्न दिया रहेगा संस्कृत में। अब बशर्ते क्या करना है, और प्रश्न को और आंसर को टच कराकर उसको बढ़िया सा लिख देना है। ठीक है, तो गद्यांश आपको ऐसे तैयार करना है। दूसरा आपको संस्कृत में पत्र लिखने के लिए आता है भैया, तो संस्कृत में पत्र नहीं आता है तो इसका स्पेशली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि पत्र कैसे लिखना है, उसका ट्विकली वीडियो उसको जाकर देख लीजिएगा। लेकिन एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे अगर आप नहीं पढ़े हैं फिर भी आप संस्कृत में पत्र लिख सकते हैं और नंबर उठा सकते हैं। चलिए ध्यान से इस बात को समझिए। देखिए संस्कृत में यदि आप पत्र लिखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आपको हिंदी में कम से कम पत्र लिखना आना चाहिए। हिंदी में पत्र लिखने का मतलब जैसे हिंदी में मान लीजिए कि आपको अपने प्रधानाचार्य से छुट्टी लेने के लिए आपको पत्र लिखना है तो आप वैसा लिखिए, सेवा में सेवन प्रधानाचार्य, मतलब कम से कम हिंदी में तो आपको लेटर या पत्र लिखना आना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। हिंदी में पत्र लिखने के बाद आपको क्या करना, मान लीजिए मैंने लिख दिया सेवा में, ठीक है ना, मैंने लिख दिया सेवा में, उसका नीचे श्रीमान लिख दिया। तो क्या करना कि हिंदी में पत्र लिखने के बाद आपको उसमें 2 चीज का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको हलंत का प्रयोग करना। हलंत का मतलब होता है नीचे, शब्द के नीचे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ राम, ठीक है ना, तो राम में हलंत लगा दिया तो ये हलंत हो गया। इसका उसी प्रकार से आप हलंत के साथ साथ विसर्ग यूज कर सकते हैं। संस्कृत का अगर मेन पहचान देखी जाए तो हलंत और विसर्ग ये 2 चीजें होती है। पहले के जमाने में जब बच्चे संस्कृत नहीं आता था ना, आज से लगभग 15-20 साल पहले चलिए, आज से लगभग 15-20 साल पहले जाएंगे, तो जब बच्चों को संस्कृत नहीं आती थी तो हिंदी में क्या करते, लिख देते थे, संस्कृत का जवाब हिंदी में लिखते थे, आप कलम का लीड लेके ऐसे झाड़ देते थे। इससे क्या होता था, ये कुछ बूंदा शब्द के ऊपर, शब्द के पीछे, शब्द के आगे नीचे छप जाता था, लग जाता था, जिसके कारण से संस्कृत टाइप का वो लगने लगता था। तो इस बात का आपको बारीकी से ध्यान रखना है कि संस्कृत में पत्र लिखना है तो हिंदी में पत्र लिख दीजिए और उसमें हलंत विसर्ग बीच बीच में लगाते रहिए। 3 चीज लगाना है बस। सेवा में क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 विसर्ग लगा दिया, यहाँ पर मैंने हलंत लगा दिया, बीच बीच में अगर मान लीजिए दे दिया यहाँ पर कि राज्य का आ गया या कोई भी नाम आ गया तो उसमें सेवा भी लगा सकते हैं। 3 चीज का आपको प्रयोग करना। क्या क्या, इसका
नाम विसर्ग हो गया, नीचे का नाम हलंत हो गया, और उसके बाद आप इसमें से आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 3 चीज आपको हमेशा प्रयोग करना है संस्कृत में पत्र लिखने का। देखो कैसे लिखना संस्कृत में पत्र, अगर ट्विकली आप सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। देखिए संस्कृत में पत्र लिखने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी में लिखना है, और उसमें विसर्ग हलंत और स्य बीच बीच में लगाकर आपको संस्कृत में उसको उतार देना है। मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अगर राइटिंग आपकी सुंदर होगी तो 8 में से आपको 6-7 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज है संस्कृत में अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद का मतलब हो गया निबंध। जैसे हिंदी में दे दिए महात्मा गांधी पर, पर्यावरण पर, कंप्यूटर पर, प्रदूषण पर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको दे दिए, उन पर आपको हिंदी में निबंध लिखने होते हैं। तो आपको सीधी सी बात वही करना है। अगर आपको अनुच्छेद 7 नंबर का आता है और 7 लाइन में ही लिखना होता है, अगर आपको अनुच्छेद नहीं आ रहे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे भैया? अगर आपको अनुच्छेद नहीं आ रहे तो उस कंडीशन में आपको 7 लाइन में, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ पर्यावरण के बारे में, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ एकता के बारे में, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ होली के बारे में, लिख रहा हूँ दुर्गा पूजा के बारे में, सरस्वती पूजा के बारे में, मान लीजिए बसंत ऋतु के बारे में लिखना है, मुझे संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है, मतलब अनुवाद निबंध लिखना है। तो क्या करूंगा? 7 लाइन हिंदी में लिख दूंगा और उसी में हलंत विसर्ग लगा के छाप दूंगा, ससुरी पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बढ़िया से। देखो संस्कृत में अनुच्छेद लिखना हो चाहे संस्कृत में पत्र लिखना हो, इन दोनों को हिंदी में लिखकर वहां विसर्ग हलंत और स्य जोड़ देना है, आपको पूरे के पूरे वहां मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी राइटिंग सुंदर होना चाहिए। उससे भी अगर ना हो तो संस्कृत में कैसे ट्विकली पत्र लिखना है, संस्कृत में ट्रिक से कैसे आपको अनुच्छेद लिखना है, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो संस्कृत में पत्र लिखना हो चाहे संस्कृत में आपको अनुच्छेद लिखना हो, उसमें क्या करिए विसर्ग हलंत, बीच में आधा स या स्य जुड़ते रहिए। जैसे मैंने बिहार की राजधानी पटना है तो बिहार की, तो यहाँ पर बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। तो कहने का सीधा से ये मतलब बाबू कि बीच बीच में हलंत विसर्ग उसके बाद स्य का प्रयोग करता रहिए, आपका वो संस्कृत टाइप का लगना चालू हो जाएगा, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। देखिए जो बोर्ड एग्जामिनर होते हैं ना, उनको भी कई बार संस्कृत बहुत सारे टीचर्स को नहीं आते हैं, इसी कारण से उनके पास नोट्स होता है, उनके पास आंसर होता है, उससे मिला कर मारते चले जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसको 6 नंबर का संस्कृत अनुवाद आते हैं, मतलब आपको 6 गो लाइन देगा, उसको संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे पूछ देगा बिहार की राजधानी पटना, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, मैं विद्वान प्रसिद्ध आदमी हूँ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ऐसा बहुत सारा लाइन दे देगा और उसमें से 6 गो का आपको अनुवाद करना होगा संस्कृत, मतलब हिंदी में देगा और संस्कृत में अनुवाद करना होगा। तो कुछ नहीं है, आपका जो हिंदी में दिया हुआ है उसमें हलंत विसर्ग आधा स्य, ये तीनों का प्रयोग शुरू में करते रहिए। मतलब जहां नाम आएगा वहां पर हलंत लगाना है, और जहां पर आपको कुछ शब्द आएगा वहां पर बुंदानी विसर्ग जोड़ देना है, जहां काके की आएगा शब्द के बाद वहां पर स्य लगा देना। बस इस बात का ध्यान रखना है। तो संस्कृत में अनुवाद करना है तो सिंपली आपको उसमें क्या करना है, हलंत विसर्ग और स्य तीनों का प्रयोग कर देना है। ठीक है, अब आते हैं किताबी प्रश्न। देखो संस्कृत में अनुवाद करने का ट्रिक मैं बता चुका हूं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए किताबी प्रश्न की बात करते हैं। जो किताबी प्रश्न होता है, किताब वाला आपका 2 नंबरिया प्रश्न लगभग 16 को करता है, जिसमें से 8 ही प्रश्न का जवाब देना होता है। ये 16 नंबर का प्रश्न आता है किताबी प्रश्न, यानी किताब का 2 नंबरिया प्रश्न कितने नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं? 16 नंबर के 2 नंबरिया आपके प्रश्न आते हैं। तो क्या करना है कि मान लीजिए कि मैं 2 नंबरिया प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ संस्कृत का, ठीक है ना, 2 नंबरिया प्रश्न का, तो कुछ नहीं करना, कम से कम 100 से 100 2 नंबरिया प्रश्न आपको याद कर लेना है। मतलब इंपॉर्टेंट 2 नंबरिया 50 से 100 को और याद कर लेंगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहूंगा कि आपका ये 16 2 नंबरिया पाए भले ये 8 2 नंबरिया प्रश्न लड़ जाएगा, क्योंकि 8 को पूछता है तो 2 नंबरिया होता है तो 8 दूना 16 हो गया, ठीक है ना। तो कम से कम 50 से 60 70 को 2 नंबरिया प्रश्न इकट्ठा कर लीजिए और उसको बाद देखिए सारे आपको 2 नंबरिया लड़ जाएंगे। अब रही बात ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि भैया आपका ऑब्जेक्टिव ही सबसे ज्यादा नंबर के एग्जाम में आता है, तो ऑब्जेक्टिव का जवाब देना यदि आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो कुछ नहीं करना है, अपने चैप्टर्स के यानी संस्कृत का जो चैप्टर्स आपको दिया है उस चैप्टर्स के प्रत्येक चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको छाट लेना है। मान लीजिए पहले का चैप्टर से 10 को ऑब्जेक्टिव छाट ली, दूसरा का से 10 को छाट ली, तीसरा का से 10 को छाट लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे अगर प्रत्येक चैप्टर वाइज आप इंपॉर्टेंट 10-10 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाटते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि जो 50 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव आता है ये पूरी तरह से आपके लड़ जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसी में कुछ व्याकरण का भी टॉपिक पढ़ लेंगे, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब भी संधि विच्छेद भी संस्कृत में आता है, तो 2-3 व्याकरण का भी टॉपिक पढ़ लीजिएगा, गारंटी के सारे के सारे ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव लड़ाने का सिंपल तरीका, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट 10-10 ऑब्जेक्टिव छाट लीजिए। यदि आप खुद से नहीं छाट सकते हैं तो बाबू मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैं अंत में दे दूंगा वीडियो को, आप जाकर वहां पर देख लीजिएगा, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके वहां से आप संपर्क बना सकते हैं। तो चैप्टर वाइज कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर चैप्टर से छाटिए और उसका नोट्स बने, उसको तैयारी कर लीजिए। अगर 1000 को भी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आसानी से लड़ जाएगा। तो संस्कृत में गद्यांश आएगा, पत्र लिखने के लिए आएगा, अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा,
अनुवाद करने के लिए आएगा, किताबी प्रश्न आएगा और उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। 6 टाइप से बिहार बोर्ड के बच्चों का संस्कृत में प्रश्न आते हैं और मैंने जो तरीका बताया उस तरीका का अप्लाई करके आप संस्कृत में 90+ अंक जरूर ला सकते हैं, लेकिन राइटिंग आपकी सुंदर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे इस तरीका का, इस ट्रिक्स का, इस टिप्स का जरूर अप्लाई करें। मुझे विश्वास नहीं, मतलब मुझे 100% नहीं 120% विश्वास है ना कि बाबू आप इस तरीका का अप्लाई करके 100% बिना पढ़े भी आप 90+ अंक ला पाएंगे। तो इस वीडियो को ईमानदारी से कुछ लोगों के पास शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला है ना, तो दिल पे हाथ रख के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।